अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल योर नॉलेज वॉल्ट। तो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स और क्लासेस ऑफ एंटीबॉडीज़। टॉपिक बहुत ही बोरिंग सा है, पढ़ने में कुछ मज़ा नहीं आता, इसलिए हम इसे शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए मैंने क्या किया है कि एक टेबल बनाई है और उस टेबल में हम कंपैरेटिव स्टडी हम इसको एज अ कंपैरेटिव स्टडी हम इसको लर्न करेंगे। तो कंपैरेटिव स्टडी होने से आपको चीज़ें ज़्यादा समय तक याद रहेंगी और अच्छे से याद रहेंगी, क्योंकि आपको सभी एंटीबॉडीज़ के जितने भी टाइप्स हैं उनके अंदर हर फीचर को लेकर क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी क्लास। और अगर आपको ये पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। On the basis of marked antigenic differences and amino acid sequences of constant regions of heavy chain। कहने का मतलब है कि हैवी चेन के जो कांस्टेंट रीजन होते हैं, याद कीजिए कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताई थी एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर। एंटीबॉडी की स्ट्रक्चर याद होगी आप लोगों को, लास्ट क्लास में बताई थी। इस तरह से होती है, ये यहाँ पे जो होती हैं ये लाइट चेन्स हैं और ये वाली जो है ये हैवी चेन्स है जो मैंने पहले ड्रॉ की थी। और यहाँ से इनका जो कांस्टेंट रीजन है वो शुरू होता है। तो कांस्टेंट रीजन के अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस और एंटीजेनिक डिफरेंसेस इनके अंदर कि ये पर्टिकुलरली हर एंटीजन के लिए किस तरह से अलग अलग होती हैं वो, और इनके अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस के बेसिस पर हम एंटीबॉडीज़ को 5 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। अगर हैवी चेन का टाइप होता है गामा टाइप ऑफ हैवी चेन, तो एंटीबॉडी का नाम है IgG, इम्यूनोग्लोबुलिन जी, IgG एंटीबॉडी। सेकेंड है IgA। अगर हमारी हैवी चेन अल्फा हैवी चेन है तो हमारी एंटीबॉडी है IgA। अगर हैवी चेन का टाइप है एप्सिलॉन टाइप तो एंटीबॉडी का नाम होगा IgE। डेल्टा हैवी चेन वाली हमारी एंटीबॉडी का नाम होगा IgD। बहुत ही सिंपल है, गामा G फॉर गामा G IgG, अल्फा A फॉर अल्फा IgA, E फॉर एप्सिलॉन IgE, D for delta IgD, and now last and final म्यू हैवी चेन। ये देखिए यहाँ पे म्यू हैवी चेन, म्यू M फॉर म्यू तो IgM एंटीबॉडी। ठीक है, इस तरह से हमारे पास 5 टाइप ऑफ एंटीबॉडीज़ होती है। अब यहाँ देखिए आप सबके अंदर इनके जो कांस्टेंट रीजन है, ये देखिए इन सब की स्ट्रक्चर यहाँ पे अलग अलग बनाई हुई है, यानी इनके जो एंटीजेनिक डिफरेंसेस हैं वो यहाँ पर अलग अलग होते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर IgM जो होती है, बेसिकली ये एंटीबॉडी जो है पेंटामेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, यानी इसमें 5 एंटीबॉडीज़ की 5 एंटीबॉडीज़ इसकी एक साथ बाइंड कर लेती हैं विद द हेल्प ऑफ जॉइनिंग चेन। ये देखिए यहाँ पे जॉइनिंग चेन है, ये जॉइनिंग चेन से इन्होंने सबने आपस में बाइंड कर लिया है। और ये जॉइनिंग चेन ये है, ये जो है ये डाइसल्फाइड बॉन्ड्स है और ये इनकी लाइट चेन्स हैं। तो ये इस तरह से कुछ ये जो FC रीजन है यहाँ पे इनके डाइसल्फाइड बॉन्ड्स बन जाते हैं और साथ में जॉइनिंग चेन से ये जॉइन हो जाती हैं और इस तरह से ये एक पेंटामेरिक फॉर्म बनाती है। तो IgM जो है हमारी वो पेंटामेरिक फॉर्म में रहती है। इसी तरह से हमारी जो IgA होती है ये भी 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, एक तो मोनोमेरिक जो आप यहाँ देख रहे हैं और दूसरी होती है डाइमेरिक। कुछ ही देर में मैं आपको इसकी डाइमेरिक स्ट्रक्चर शो करूँगी और वहाँ आप देखिएगा कि J चेन यानी कि जॉइनिंग चेन के अलावा वहाँ पर एक और कंपोनेंट प्रेजेंट होता है। एक तो वहाँ पे होती है J चेन जिसे हम जॉइनिंग चेन कहते हैं, और सेकंड वहाँ पे प्रेजेंट होता है एक सीक्रेटरी कंपोनेंट, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें अभी हम इसके डायग्राम में
जल्दी ही देखेंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। अब हम ये जो 5 टाइप्स हमारी एंटीबॉडीज़ के बारे में हमने पढ़ी है, ये हमने देखी थी ऑन द बेसिस ऑफ हैवी चेन। अगर लाइट चेन के टाइप की बात करें तो लाइट चेन भी 2 तरह की होती हैं, कापा एंड लैम्बडा। 2 तरह की अगर एंटीबॉडीज़, कई बार होता है कि बी सेल जो हैं वो सिर्फ फ्री लाइट चेन्स FLC यानी ओनली फ्री लाइट चेन्स, सिर्फ लाइट चेन से सीक्रेट करती है, ये FLC जो यहाँ पे लिखा है। कई बार एंटीबॉडीज़ की जगह बी सेल जो होती हैं वो बी सेल्स जो हैं वो सिर्फ FLC सीक्रेट करती हैं। ये FLC 2 तरह की हो सकती है, कापा एंड लैम्बडा। फ्री लाइट चेन्स हैं 2 तरह की हैं, कापा लैम्बडा चेन, कापा FLC एंड लैम्बडा FLC। जिस तरह से हमने अभी देखा कि एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी के अंदर ये जो दोनों हैवी चेन है, ये या तो जैसे हमने IgG के बारे में पढ़ा तो दोनों ही गामा तरह की होंगी। तो अगर हम ये लाइट चेन की बात करते हैं तो ये भी दोनों एक ही तरह की होंगी, या तो ये कापा होंगी या फिर ये लैम्बडा होंगी, लेकिन दोनों एक ही तरह की होंगी, या तो कापा कापा या फिर लैम्बडा लैम्बडा। तो इस तरह से हमारे पास में एंटीबॉडीज़ के टाइप होते हैं। लेकिन हम एंटीबॉडीज़ के टाइप्स की जब बात करते हैं तो हम उन्हें बांटते सिर्फ हैवी चेन के बेसिस पर है, हैवी चेन के टाइप्स के बेसिस पर, हैवी चेन के कांस्टेंट रीजन के टाइप्स के बेसिस के ऊपर हम इन्हें बांटते हैं। और 5 तरह की एंटीबॉडीज़ यानी IgG, IgD, IgA, IgE और IgM, इनके बारे में हम स्टडी करते हैं। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। माउस में अगर हम बात करते हैं या फिर ह्यूमंस में अगर हम बात करते हैं तो ये कापा चेन और लैम्बडा चेन की जो वेरिएबिलिटी होती है, यानी कि कितने कितने % ये एंटीबॉडीज़ में प्रेजेंट होती है, तो अगर हम देखें तो माउस के अंदर अगर हम देखते हैं तो 95% जो लाइट चेन्स होती हैं वो कापा चेन्स होती है, जबकि 5% सिर्फ लैम्बडा चेन्स होती हैं। ह्यूमंस के अंदर 60% कापा चेन होती है, लेकिन लैम्बडा चेन 40% होती है। तो यहाँ पे लैम्बडा चेन की परसेंटेज काफ़ी नज़दीक है, ह्यूमंस के अंदर काफ़ी नज़दीक है ये कापा चेन के, यानी दोनों ही तरह की लगभग हमारे पास एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं, जिनमें कापा चेन भी होती है और लैम्बडा चेन भी होती है। तो ये है हमारी वो टेबल जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। यहाँ पे हम एक हमारे पास टेबल है, इसमें हमने डिफरेंट फीचर्स, ये देखिए ये जो फीचर्स हैं यहाँ पे हमने, ये नीचे की तरफ जितने भी हैं ये सब फीचर्स हैं। इन फीचर्स की हम स्टडी करेंगे इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडीज़ IgG, M, A, D एंड E। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ टोटल IgG, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा कौन कौन सी एंटीबॉडीज़ हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है। सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होती है 75% एंटीबॉडीज़ जो बी सेल सीक्रेट करती हैं वो होती है IgG टाइप की। 5 to 10% हमारे पास IgM होती है। 15 to 20% हमारे पास IgA होती है। लेस देन 1% वी सी IgD और लेस देन 0.01% यानी बहुत ही कम मात्रा में IgE सीक्रेट की जाती है बी सेल्स के द्वारा। अब इनकी फॉर्म की अगर बात करें तो IgG मोनोमेरिक होती है, IgM के बारे में हमने अभी पढ़ा पेंटामेरिक होती है, लेकिन अर्ली बी सेल्स के ऊपर, यानी जब ये मेम्ब्रेन बाउंड कंडीशन में होती है, यानी ये जब MIgM होती है तो ये मोनोमेरिक होती है, यानी उस कंडीशन में ये मोनोमेरिक होती है। बाकी ये कैसी होती है, पेंटामेरिक होती है अगर ये सीक्रेटेड फॉर्म में होती है तो। IgA मोनो और डाइमेरिक, IgD मोनोमेरिक और IgE अगेन मोनोमेरिक होती है। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करते हैं तो इंट्रावेस्कुलर और एक्स्ट्रावेस्कुलर दोनों ही जगह पर इक्वली प्रेजेंट होती है IgG, जबकि IgM सिर्फ इंट्रावेस्कुलरली देखने को मिलती है। वहीं IgA की बात करते हैं तो ब्लड में मोनोमर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, और डाइमर्स जो होते हैं वो सिक्रेशंस कौन कौन से हो सकते हैं हमारे, जैसे कि कोलोस्ट्रम, टीयर्स और क्या हो सकता है, सलाइवा
हो सकता है हमारा, जैसे कि मिल्क, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मिल्क। कोलेस्ट्रम के बारे में जानते होंगे, जब कोई बेबी डिलीवर होता है तो मदर का जो फर्स्ट मिल्क आता है जो बहुत ही येलो और बहुत थिक मिल्क होता है, उसे हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। इसमें एंटीबॉडीज़ की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो ये कोलेस्ट्रम, और उसके बाद जो मिल्क होता है उसमें भी IgA एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं। यानी कोलेस्ट्रम और मदर्स मिल्क, ये दोनों जो है बेबी को एक तरीके से इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है IgA के फॉर्म में। फ्रॉम मदर टू बेबी ये इम्यूनिटी जाती है। IgD मेम्ब्रेन बाउंड फॉर्म में ही पाई जाती है बी सेल के ऊपर। और IgE जो है ये हमारी इम्पॉर्टेंट होती है एलर्जिक रिएक्शंस में। एलर्जिक रिएक्शंस में ये क्या करती है कि मास्ट सेल्स के ऊपर जाकर के बाइंड हो जाती है, या बेसोफिल्स या इओसिनोफिल्स पे जाकर के बाइंड हो जाती है। वहाँ पे एक कैपिंग स्ट्रक्चर ये फॉर्म करती हैं, यानी उनको पूरी तरीके से कैप कर लेती है, पूरी तरीके से घेर लेती है, और वहाँ पे फिर ये इन्फ्लेमेशन कॉज करती है। प्रेजेंट होती है नेज़ल सिक्रेशन और सलाइवा में, ये IgE हमें देखने को मिलती है। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर आते हैं अब हम। तो मॉलिक्यूलर वेट की अगर बात करते हैं तो 150 टू 170 किलो डाल्टन होता है IgG का। 900, ये 900 पेंटामेरिक फॉर्म का है। तो मोनोमेरिक फॉर्म का अगर आप देखें तो क्या हो जाएगा, 1 कितना हो जाएगा, 900 डिवाइडेड बाई 5, तो कितना हो जाएगा 180 किलो डाल्टन मोनोमेरिक फॉर्म का हो जाएगा। 164 मोनोमर है तो 324 डाइमर हो जाएगा IgA में। 180 किलो डाल्टन फॉर IgD एंड 200 किलो डाल्टन फॉर IgE। हाफ लाइफ की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो एग्जिस्ट करने वाली है सिक्रेशन में, सबसे ज़्यादा टाइम तक जो रहने वाली है वो है 23 डेज़ तक रहती है IgG जो है वो 23 डेज़ तक। अब यहाँ पे आपको ये हाफ लाइफ याद करने की ज़रूरत नहीं है कि आप इनको याद करें 23 डेज़, 5 डेज़, 5.5 डेज़, 2.8 डेज़, 2 डेज़। आपको ये याद रखना है कि कौन सी एंटीबॉडी जो सबसे ज़्यादा टाइम तक एक्टिव रहती है, तो वो है IgG, और सबसे कम टाइम तक एक्टिव रहने वाली है हमारे पास IgE जो है ये सबसे कम टाइम तक एक्टिव रहती है। ठीक है, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। एडिशनल प्रोटीन सब यूनिट्स की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया IgM में J चैन प्रेजेंट होती है, जबकि IgA में J चैन प्लस S कॉम्पोनेंट, एक S कॉम्पोनेंट प्रेजेंट होता है जिसे हम कहते हैं सिक्रेटरी कंपोनेंट। प्लेसेंटल पैसेज, यानी प्लेसेंटा को कौन सी एंटीबॉडी क्रॉस कर सकती है, तो अगर इसमें हम बात करें तो ओनली IgG कैन क्रॉस प्लेसेंटा। सिर्फ IgG ही प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है। यानी बेबी को अगर हम देखें, अगर आपसे ये पूछा जाए कि न्यू बॉर्न बेबी को मदर से कौन कौन सी एंटीबॉडीज़ मिलेंगी, तो आप कह सकते हैं IgG, क्योंकि ये मिल रही है IgG कैसे मिल रही है, थ्रू प्लेसेंटा। ठीक है, और दूसरा कोलेस्ट्रम और मिल्क से कौन सी मिल रही है, IgA। तो ये दो तरह की एंटीबॉडीज़ एक न्यू बॉर्न बेबी को अपनी मदर से मिल सकती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं IgA की, पहले हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। बहुत देर से मैं आपको बता रही हूँ सिक्रेटरी कंपोनेंट होता है। तो यहाँ पे आप देखें, हाँ यहाँ आप देखेंगे कि एक J चैन यहाँ पे प्रेजेंट है। ये जो प्रेजेंट है, ये वाली जो चेन है, ये वाली जो आपको डार्क कलर में दिखाई दे रही है, ये वाली चेन, ये है हमारी J चैन। जबकि ये जो कंपोनेंट है, यहाँ पे एक सिक्रेटरी कंपोनेंट भी आपको देखने को मिलता है। तो इस तरह से यहाँ पे ये इसकी IgA की डाइमेरिक फॉर्म है। डाइमेरिक फॉर्म आप देख सकते हैं। टेबल को अगर हम कंटिन्यू करें तो हम देखेंगे कि सिक्रेशंस में कौन सी एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती है। डाइमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट होती है IgA, ये हमने अभी देखा कि सिक्रेशंस में प्रेजेंट होती है, और ये भी देखा IgE नेज़ल सिक्रेशन और सलाइवा में। तो ये फिर से अगेन आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। मिल्क में थोड़ी बहुत मात्रा में
जी भी प्रेजेंट होती है और रेस्ट ओनली IgA प्रेजेंट होती है, ये भी मैंने अभी आपको बता दिया। इम्पॉर्टेंट है एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट पाथवे। कॉम्प्लीमेंट पाथवे को कौन कौन एक्टिवेट कर सकती है, तो IgG, IgM और IgA, ये तीनों ही कॉम्प्लीमेंट पाथवे को एक्टिवेट कर सकती हैं, जिसमें IgG जो है ये क्लासिकल पाथवे से, IgM भी अगेन क्लासिकल पाथवे से और ऑल्टरनेट पाथवे से एक्टिवेट करती है कॉम्प्लीमेंट को IgA। तो ये कॉम्प्लीमेंट के पाथवेज क्या क्या होते हैं, क्लासिकल और ऑल्टरनेटिव और MBL, तो ये सब हम आगे पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट के बारे में जब हम पढ़ेंगे तब। अभी आप इतना, अगर आप ये क्लासिकल और ऑल्टरनेट पाथवेज भी याद नहीं रखना चाहते हैं तो इतना याद रख सकते हैं कि एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट पाथवे, कॉम्प्लीमेंट पाथवे का एक्टिवेशन कौन कौन कर सकता है, तो IgG कर सकता है, IgM कर सकता है और IgA कर सकता है ओनली, IgD और E नहीं कर सकते, ठीक है। और IgA जो करता है ये कॉलीफॉर्म्स, बेसिकली कॉलीफॉर्म्स को किल करने के लिए। कॉलीफॉर्म्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि E. coli हो गया या एंटेरोबैक्टर हो गया, तो इस तरह के जो पैथोजेंस होते हैं उनको किल करने के लिए ये कॉम्प्लीमेंट पाथवे को एक्टिवेट करते हैं। बाइंडिंग टू FC रिसेप्टर्स ऑन मैक्रोफेज, मैक्रोफेज पे कौन कौन बाइंड होती है, सिर्फ IgG बाइंड करती है। रिलेटिव एग्लूटिनिन कैपेसिटी, एग्लूटिनिन या एग्लूटिनेशन के बारे में भी अभी हम पढ़ेंगे कि एग्लूटिनेशन क्या होता है, ये सारे टर्म्स हम पढ़ने वाले हैं। अभी आप ये समझिए कि एग्लूटिनेशन में जब एंटीजन और एंटीबॉडीज साथ में बाइंड होती है तो एक 3D लैटिस स्ट्रक्चर ये बना लेती है, तो उससे क्लम्प्स बन जाते हैं। और ये हम जनरली देखते हैं ब्लड ग्रुप वाली, जो हमारी ब्लड ग्रुप टेस्टिंग होती है उसमें हम ये वाली ब्लड ग्रुप टेस्टिंग के लिए जो हम टेस्ट करते हैं उसमें हम एग्लूटिनेशन प्रोसेस का ही यूज़ करते हैं, यानी उसकी जो प्रिंसिपल होती है वो एग्लूटिनेशन पर बेस्ड होती है। तो IgG, IgM और IgA ये तीनों तरह की एंटीबॉडीज ही एग्लूटिनेशन शो करती है और IgD और E नहीं करती। तो अब IgD और E के लिए तो आप देख सकते हैं सब में माइनस साइन है, यानी ये कुछ भी नहीं कर रही हैं। आपको जनरली याद क्या रखना है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट तो IgG हो गई, कुछ हद तक IgA है और फिर IgM है। IgD और IgE इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, जिसमें IgD तो बहुत ही कम इम्पॉर्टेंट है। IgE के लिए आप एक चीज़ याद रख सकते हैं कि ये एंटी एलर्जिक होती है, ये सिर्फ एलर्जी वाली रिएक्शंस में आपको याद रखनी है। इन्फ्लेमेशन की जब हम बात करेंगे तब ओनली हम IgE की बात करते हैं, ठीक है। एंटीवायरल कैपेसिटी की बात करें तो प्रेजेंट होती है IgG में भी, M में कुछ हद तक और IgA में। एंटीबैक्टीरियल की बात करें तो इसमें भी हम वही तीनों एंटीबॉडीज़ देख रहे हैं, ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट, ये भी ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट, और ये एंटीबैक्टीरियल होती है वाया कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। यहाँ पे लाइसोजाइम अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव, ये लाइसोजाइम के मतलब ये उससे बाइंड करके बॉडी को उसको एंटीजन को इंटरनलाइज कर लेती है और अंदर जाके ये लाइसोसोम से मिक्स होकर के, लाइसोसोम से फ्यूज़ होकर के लाइसोजाइम के एक्शन के थ्रू उसको किल करती है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को। तो यहाँ पे ये इसकी प्रोसेस होती है कि किस तरह से ये एंटीबैक्टीरियल होती है। या आप इतना याद रख लीजिए कि एंटीबैक्टीरियल कौन कौन सी होती है, IgG होती है। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि कोई ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का एग्जाम्पल आपको दे दिया जाए, जैसे कि क्लैब्सिएला का दे दिया जाए, तो E. coli का दे दिया जाए, और आपसे ये पूछा जाए कि उसको किल करना है तो कौन सी एंटीबॉडी उसके लिए बेस्ट रहेगी, तो आप उसमें IgG लगा सकते हैं। और IgA और बोथ IgG एंड IgA हो तो आप बोथ IgG एंड IgA को ही मार्क वहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो इस तरह का छोटा सा क्वेश्चन बी सेक्शन में आपसे पूछा जा सकता है। एंटीटॉक्सिक की बात करते हैं तो ओनली IgG इज एंटीटॉक्सिक, रेस्ट आर नॉट एंटीटॉक्सिक, ठीक है। लेट्स मूव। ये लास्ट टेबल की हमारी लास्ट स्लाइड है, इसमें हम हमारी टेबल को लास्ट देखेंगे और इसके बाद में हमारा ये जो प्रेजेंटेशन है, आज का जो टॉपिक है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि एलर्जिक की जब मैंने बात करी थी कि एलर्जिक कौन सी एंटीबॉडीज़ होती है, तो आप देखेंगे कि ओनली IgE ही पॉजिटिव रिएक्शन शो कर रही है, यानी ओनली IgE ही क्या होती है, एलर्जिक रिएक्शन यानी इन्फ्लेमेशन। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इन्फ्लेमेशन। सब
सब क्लासेस, यहाँ पे कुछ हमें सब क्लासेस भी देखने को मिलती है। IgG की कुछ सब क्लासेस होती है, G1, G2, G3 एंड G4। यहाँ पे हमें 4 सब क्लासेस IgG की देखने को मिलती है। तो ये किस बेसिस पे होती है? इनके इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड्स की वजह से, यानी इनके अंदर जो इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होते हैं उनके नंबर कितने हैं। जैसे कि इसमें 2 इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, इसमें 4 होते हैं, इसमें 13 होते हैं और इसमें जो है अगेन 2 होते हैं। जैसे कि आपको याद होगा, मैं आपको रिकॉल करवा देती हूँ, इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड कौन से बॉन्ड की बात कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो हिंज रीजन होता है इसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो बॉन्ड होता है इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये IgG1 में सिर्फ 2 होंगे, 2, IgG2 में ये 4 होंगे, IgG3 में इसी तरीके से यहाँ पे 13 बॉन्ड्स होंगे और IgG4 में अगेन यहाँ पे ओनली 2 बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे। तो इसके बेसिस पर IgG को हमने 4 क्लासेस में सब क्लासेस में डिवाइड कर रखा है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम याद कर लेते हैं। IgG के बारे में हमने बहुत पढ़ लिया। IgG बहुत इंपॉर्टेंट थी हमारी, एंटी टॉक्सिक भी होती है, एंटी वायरल भी होती है, एंटी बैक्टीरियल भी होती है और सबसे ज़्यादा 75% कॉन्स्टिट्यूट भी करती है परसेंटेज ऑफ एंटीबॉडीज़ का, और प्रेजेंट होती है इंट्रावेस्कुलर एक्स्ट्रावेस्कुलर दोनों तरह से, और मोनोमेरिक होती है। ये सब हम पढ़ चुके हैं IgG के बारे में। IgM में इम्पॉर्टेंट क्या है कि जब भी कोई प्राइमरी रेस्पॉन्स होता है, प्राइमरी रेस्पॉन्स यानी कि जब कोई एंटीजन पहली बार बॉडी पर अटैक करता है और उसके अगेंस्ट जब पहली बार कोई एंटीबॉडी बनती है तो वो एंटीबॉडी होती है IgM। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखने वाला। ये रिमार्क्स के अंदर जितने भी मैंने पॉइंट्स डाले हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपको याद रखने हैं। तो फर्स्ट एंटीबॉडी दैट इज फॉर्म ड्यूरिंग अ प्राइमरी रेस्पॉन्स इज IgM एंड फर्स्ट टू डिसअपियर फ्रॉम सीरम, यानी सबसे पहले ये डिसअपियर भी यही होती है, सबसे पहले सीरम से गायब भी यही होती है, यानी प्राइमरी रेस्पॉन्स के दौरान सबसे पहले यही बनेगी और सबसे पहले यही गायब हो जाएगी। ठीक है। IgA के बारे में इम्पॉर्टेंट क्या है कि इट प्रोटेक्ट्स द बॉडीज म्यूकस मेम्ब्रेन सर्फेसेस अगेंस्ट माइक्रोबियल अटैक, यानी जहाँ जहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जैसे कि हमारी स्टमक की लाइनिंग है वहाँ पे प्रेजेंट है, हमारी नेज़ल लाइनिंग्स हैं, जहाँ भी म्यूकस मेम्ब्रेन की सर्फेसेस प्रेजेंट हैं वहाँ पर माइक्रोबियल अटैक से प्रोटेक्ट करने के लिए कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है? IgA एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। इट इज़ रेसिस्टेंट टू प्रोटियोलिटिक डाइजेशन ड्यू टू एस चेन कॉम्पोनेंट। एस चेन कॉम्पोनेंट यानी सिक्रेटरी कॉम्पोनेंट की वजह से ये प्रोटियोलिटिक डाइजेशन के क्या होती है? रेजिस्टेंस होती है, इसके अगेंस्ट ये रेसिस्टेंट होती है और इसी वजह से ये वहाँ पर जहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, जैसे कि मैंने स्टमक के बारे में बताया आपको, वो बहुत ही ज़्यादा हाईली उसके अंदर प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं, हाईली एसिडिक होता है, तो वहाँ पे डिग्रेडेशन हो सकता है एंटीबॉडीज़ का। लेकिन IgA के अंदर सीक्रेटरी कंपोनेंट के प्रेजेंस की वजह से ये जो यहाँ पे S कंपोनेंट प्रेजेंट होता है, S कंपोनेंट, इसकी वजह से यहाँ पे सबसे कम डिग्रेडेशन जो होगा IgA का ही होगा और इसी वजह से IgA प्रेजेंट होती है म्यूकस मेम्ब्रेन सर्फेसेस के ऊपर। ठीक है। IgD के बारे में इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखना है कि ये सिर्फ जब एंटीबॉडीज़ बनती हैं, जब बी सेल्स बनती है, जब बी सेल्स का मैचुरेशन होता है उससे पहले, जब बी सेल्स नेव बी सेल कंडीशन में होती है, जब नेव बी सेल्स होती हैं तब ये उसके ऊपर IgD जो है मेम्ब्रेन बाउंड फॉर्म में प्रेजेंट होती है बी सेल के ऊपर। जिस तरह से, जैसे ये बी सेल है मान लीजिए, तो इसके ऊपर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी ये IgD, ये MIgD, इस फॉर्म में ये एग्जिस्ट करती है। ठीक है। IgE के बारे में जैसे कि मैंने आपको बताया किसके लिए इंपॉर्टेंट है? इन्फ्लेमेशन के लिए। तो आप इसको याद रख सकते हैं कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट वॉर्म्स ड्यू टू डीग्रेनुलेशन ऑफ मास्ट सेल। ये क्या करती है कि जैसे मान लीजिए ये मास्ट सेल है, यहाँ पे FC रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं मास्ट सेल के ऊपर भी, इस तरह से इन मास्ट सेल के ऊपर जाकर के यहाँ पे हमारी एंटीबॉडीज IgE इस तरह से जाकर के बाइंड हो जाती है, इस तरह से। और यहाँ पे जो है उस एंटीजन के साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह की एक स्ट्रक्चर बन जाती है और यहाँ पे कैपिंग हो जाती है
इस तरह से चारों तरफ ये पूरा हो जाएगा, ये पूरा इस तरह से ये स्ट्रक्चर पूरी बन जाएगी और एक कैपिंग हो जाएगी मास्ट सेल की। इससे मास्ट सेल के अंदर ग्रेन्यूल्स जो प्रेजेंट होते हैं वो बाहर की तरफ निकल जाते हैं और इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। डिटेल में हम ये बाद में पढ़ेंगे, इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं डिटेल में हम ये बाद में पढ़ेंगे। अभी बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से मास्ट सेल का डीग्रेनुलेशन होता है। तो क्लास ये थी हमारी टेबल, जो कि हमें सिर्फ सारी एंटीबॉडीज़ के बारे में सब कुछ एक साथ बता दे रही है। तो इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपको पता चल गया होगा, IgG सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो जो इनके फीचर्स हैं ये आप कुछ याद रखने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी थ्रू टेबल, अगर आप इसको स्टडी करते हैं तो बहुत ही ईजी है। और वैसे बहुत ही बोरिंग टॉपिक है, बहुत ही लंबा लंबा अगर हम इसे पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आप एक टेबल के फॉर्म में इसे एक बना लीजिए, एक बार इससे पढ़िए, स्लाइड से पढ़िए और एक बार को आप खुद से लिखिए, आपको तुरंत याद हो जाएगा और एग्ज़ाम में आप क्वेश्चंस आराम से कर पाएंगे। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नया टॉपिक लेकर आएंगे और पढ़ेंगे फिर से कुछ अलग ट्रिक्स के साथ में, ताकि हम इसे एंजॉय भी कर सकें, बोर ना हो क्लास में और अच्छे से समझ भी सकें। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।